कहते हैं सालार मसूद को जिंदा पकड़ा था महाराज सुहेलदेव ने, लोहे के कढ़ाई पर खड़े करके जिंदा उसको जला दिया था और उसके 2 सिपाहियों से कहा था, जो उसके 2 सैनिक बचे थे उनसे कहा था, जाओ अपने देश में बता देना कि गाजी को क्या सजा मिली है, वहां क्या सजा मिली है। आप सोचिए 150 वर्षों तक भारत पर किसी विदेशी हमलावर ने हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज चौहान ने शौर्य और पराक्रम न दिखाया हो, राणा सांगा और महाराणा प्रताप ने प्रभावी ढंग से देश की उस लड़ाई को आगे न बढ़ाया हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और सिख गुरुओं का योगदान या फिर अन्य कालखंड में लगातार ये चलता रहा, लेकिन भारत की आजादी और भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर के लड़ सके, इसमें सबसे पहली एकजुटता का प्रदर्शन किया था पूरे देश के अंदर स्वदेशी ने। पहले आर्य समाज के माध्यम से और फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन के बाद स्वदेशी ने एक नई हुंकार भरी थी और देखते ही देखते महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही कुछ ही दशकों में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत का भाव क्या होना चाहिए, यह भारत तय नहीं कर पाया। और दुर्भाग्य भी था, जिन महापुरुषों को उस समय तय करना था वो एकाएक आजादी के कुछ ही समय के बाद चल बसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ प्रयास करते और समय चल बसे, और भी अन्य ऐसे तमाम महापुरुष थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के कुछ समय पहले ही वे पूरे परिदृश्य से गायब हो गए, उन्हें गायब कर दिया गया। ऐसे अनगिनत योद्धा थे जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे, भारतीय दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं, प्रखर शिक्षाविद थे, भारत के पहले उद्योग और खाद्य मंत्री बने। लेकिन उस समय कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए उनको अपना बलिदान देना पड़ा था। वे सभी महापुरुष एक एक करके चलते बने और दुर्भाग्य से भारत की नींव जिन लोगों के हाथों में उसको सुदृढ़ करने का दायित्व था, उन्होंने सुदृढ़ करने की बजाय उसी गुलामी की मानसिकता का लेपन लगा करके भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करिए, जो भारत कभी वैभवशाली था, जो भारत दुनिया के अंदर बल में, बुद्धि में, वैभव में अग्रणी गिना जाता था, गुलामी के कालखंड में भारत की हुनर को, भारत की स्किल को, भारत की विरासत को, भारत के मानबिंदुओं को एक एक करके नष्ट करने का दुष्परिणाम हम सबके सामने, हम सब ने उसको देखा है, झेला है। आज भी उसके लिए आंदोलन चलते हैं, वह संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन उन सबको एक एक करके समाप्त करने की रणनीति के पीछे कभी यही भाव था कि भारतीय गर्व न कर सके अपनी विरासत पर, भारतीय अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति न कर सके। लेकिन इस सब के बावजूद भारत अपनी यात्रा को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहा। हमने भारत को भारत के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास किया ही नहीं। ईमानदारी से वो प्रयास कुछ देर और कुछ दूरी तक इस देश के अंदर, जब 1998 में सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब भारत के अंदर भारत के अनुरूप ग्रामीण मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए और अन्य वेलफेयर स्कीम के कुछ कार्यक्रम उन्होंने उस समय लॉन्च किए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज की हाईवे की योजना,
अंत्योदय, अन्नपूर्णा, एपीएल और बीपीएल की राशन की स्कीम और भी अन्य ऐसी तमाम स्कीम को उन्होंने उस समय जारी करना प्रारंभ किया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का शिकार उस समय की सरकार हो गई, वे कार्यक्रम अधूरे रह गए और फिर हताशा, निराशा का एक लंबा दौर फिर हमारे साथ चला। लेकिन 2014 की तिथि भारत की परिवर्तन की, नए भारत की दिशा से हम सब के लिए एक निर्णायक साबित हुई, जब देश के अंदर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता ने विश्वास करते हुए अपना नेतृत्व सौंपा था और भारत ने 2014 से जो यात्रा अपनी प्रारंभ की, वह यात्रा आप सबके सामने है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत कितना भी प्रयास किया गया, लेकिन 1947-50 से लेकर के 2014 तक भारत देश की केवल, दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था और 14 से लेकर के अब तक भारत दुनिया की अब तक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, काफी वृद्धि हुई है। हर एक क्षेत्र में हमने नित नए प्रतिमान स्थापित किए, हाईवे के, रेलवे के, मेट्रो के, नए एम्स, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज गठित हुई। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के, हेल्थ के नए केंद्र विकसित हुए। भारत एक नए युग में प्रवेश किया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। भारत की आमदनी बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ और वेलफेयर की स्कीम को भी भारत ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोच सकता है भारत पिछले 5.5 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है। आप सभी लोग गोरखपुर में रहते हैं। 1977 से 2017 तक हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की कहर को अपनी आंखों से देखा है। तड़पते हुए बच्चों को, मरते हुए बच्चों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। याद करिए, इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन जापान ने 1905 में बनाई थी। भारत में आने पर उस वैक्सीन को 100 वर्ष लगे। 100 वर्ष भारत में आने में लगे और 2017 में जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, तब 40 वर्ष के बाद उस बीमारी के उपचार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए और आज वह बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। यही सीजन हुआ करता था जब इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हर परिवार में भय और दहशत रहता था कि पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, कौन दुर्भाग्यशाली होगा। और आज ऐसी कोई भय नहीं। आज तो हमारे यहां हर परिवार में अब इंतजार रहता है पर्व और त्योहार का। पर्व और त्योहार आएंगे, हम इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ेंगे। एक उत्सुकता होती है, एक उमंग होता है। हर परिवार एक नए सुबह के लिए, एक नए भोर के लिए इंतजार करता है, जिससे एक नया उत्साह उसके जीवन में आ सके। देश के अंदर आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट बन पाए थे। आज इनकी संख्या बढ़ चुकी है 160, यानी इन 11 वर्षों में यह संख्या बढ़कर के 160 तक पहुंच गई। एम्स
कुल पहले 7 थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 23। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।